वर्ग 9वा विषय मराठी कविता 6वी बिनभिंतीची शाळा। याचे कवी गदी माडगुळकर हे आहेत। विद्यार्थी मित्रांनो, वर्ग 9ची बिनभिंतीची शाळा ही कविता, आता याला जे नाव दिलेलं आहे बिनभिंतीची शाळा, याचा अर्थ काय? शाळा म्हणजे विद्यालय, ज्याला आपण स्कूल असेही म्हणतो। परंतु बिनभिंतीची म्हणजे भिंत म्हणजे दीवार, और इसका मतलब ये है कि बगैर दीवार की स्कूल। अब आप सोचेंगे सर बगैर दीवार की स्कूल कैसी होती है? यहाँ पर जो शायर है उन्होंने जो कुदरती मंजर है जिसमें झाड़ है, बेल है, परिंदे हैं, जानवर है, और इनसे कैसे मुलाकात करना, इनसे कैसे सीखना, और ये उस स्कूल के लाखों गुरु, लाखों उस्ताद, टीचर है, ऐसी बात इसमें बताई है। तो सबसे पहले बच्चों की किताब सभी के पास होनी चाहिए। पेज नंबर 18 पर देखो, अभी मैं नज़म का परिचय यानी जिसको तारुफ बोलते हैं वो पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में नज़म समझा रहा हूँ और उसके बाद में उसके सवाल के जवाब अपन लिखेंगे। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, कविता 6वी बिनभिंतीची शाळा। कवी गदी माडगुळकर, जन्म 1919, मृत्यू 1977। प्रसिद्ध कवी, गीतकार, लेखक, पटकथा लेखक, कादंबरीकार, गीत रामायणकार, जोगिया, चैत्रबन, वैशाखी, पुरिया इत्यादि गीत संग्रह, गीत गोपाल, गीत सौभद्र ही काव्य निर्मिती, कृष्णांची करंगळी, तुपाचा नंदादीप हे कथासंग्रह, आकाशाची फळे, उभे धागे आडवे धागे या कादंबऱ्या प्रसिद्ध। भारत सरकारने पद्मश्री हा किताब देऊन त्यांचा गौरव केला। प्रस्तुत कवितेत अनौपचारिक शिक्षणाचे महत्त्व कवीने सोप्या सरळ शब्दात मांडले आहे। इस नज़म में शायर ने जो है अनौपचारिक शिक्षण है, जो बाहर की तालीम है, इसकी अहमियत एकदम सीधे और आसान ज़बान में इस नज़म के ज़रिए से बयान की है। ये हो गया परिचय। अब पहला अशार मैं पढ़ रहा हूँ, उसका मतलब भी समझाऊंगा, उस तरफ ध्यान दो। बिनभिंतीची उघडी शाळा, लाखो इथले गुरु, झाडे वेली पशु पाखरे यांशी गोष्ट करू। तर कवी म्हणतात की बिनभिंतीची उघडी शाळा, यानी जो स्कूल है बगैर दीवार की उघड़ी शाला, उघड़ी यानी खुली है, कुदरत का मंदिर है, पूरी खुली स्कूल है, ना ऊपर छत है ना बाजू से दीवारें हैं, ये एक खुली मैदान के स्कूल है। लाखों इथले गुरु, लेकिन इस स्कूल में लाखों गुरु है। गुरु यानी उस्ताद यानी टीचर यहाँ पर है। अब वो गुरु कौन कौन थे? झाड़े वेली पशु पाखरे यांशी गोष्ट करूँ। वहाँ पर जो गुरु है ये लाखों की तादाद में, तो उसमें जो कुछ नाम यहाँ पे बताए गए कि झाड़ भी है, उसमें वेलीपन है। वेली बोले तो बेल जिसको अपन बोलते हैं, पशु यानी जानवर, पाखरे यानी परिंदे, यांशी गोष्ट करूँ। तो शायर बोलते हैं कि चलो अपन ये जो उस स्कूल के उस्ताद है, झाड़, बेल, जानवर, परिंदे, इनसे अपन बात करेंगे। ये होगा पहला शाह। दूसरा शाह, बघू बंगला या मुंग्यांचा, सूर ऐकूया त्या भुंग्यांचा, फुलाफुलांचे रंग दाखवीत फिरते फुल पाखरू। तर कवी दुसऱ्या कडव्यामध्ये म्हणतात कि बघू बंगला या मुंग्यांचा, यानी दूसरी तरफ जब गए उस खुले स्कूल के मैदान में, मतलब उघड़ी शाळा, बिनभिंतीची शाळा जो है उसमें, तो वहाँ पर मुंग्यांचा बंगला पण आहे। मुंग्यांचा बंगला, आता मुंग्यांचा बंगला म्हणजे त्या ठिकाणी दिलेलं आहे, दोन मुलं त्या बंगल्यामध्ये पाहत आहे। या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय जो मुंगियों का मकान होता है जिसको अपन वारुड़ बोलते हैं, उसके अंदर सांप जाकर बैठ जाते हैं, तो अपन सोचते हैं कि सांप का घर है। सांप का नहीं होता है, वो मुंगी मकान बनाती है ज़मीन के अंदर से, धीरे धीरे एक एक ज़र्रा मिट्टी का बाहर लाकर वो जमा करती है, तब कहीं जाकर वो वारुड़ बनता है। तो उसको बोला गया भाई वो मुंगियों का बंगला है। सूर ऐकूया त्या भुंग्यांचा, सूर ऐकूया, सूर म्हणजे आवाज,
आवाज़ सुनेंगे त्या भुंग्यांचा, भुंगे यानी जो फूलों के ऊपर भौरा जिसको अपन बोलते हैं घूमता है काले कलर का, तो वो उसको बोला गया भुंगे। तो उसके आवाज़ अपन सुनेंगे। फुला फुलांचे रंग दाखवित फिरते फुलं पाखरू, और उसके अलावा फुला फुलांचे रंग दाखवित यानी हर फूलों के कलर बताते हुए घूमते रहते हैं फूल पाखरू। फूल पाखरू म्हणजे तितली जिसको अपन बोलते हैं। ये हर कलर के फूलों के कलर बताते हुए उस दौरान उस खुले मैदान में वो घूमते हैं। हिंडो ओढे धुंडू ओहळ, झाडावरचे काढू मोहळ, चिडत्या डसत्या मधमाशांशी जरा सामना करू। तर कवी म्हणतो का हिंडू ओढे, हिंडू हिंडू म्हणजे फिरणे जिसको अपन घूमना बोलेंगे। ओढ़े यानी झरना, पानी का जो झरना है या जहाँ पर पानी रुका हुआ है इसको बोला जाता है ओढ़े। धुंडू ओहळ, धुंडू यानी तलाश करना, ज्याला मराठीत शोधू असे म्हणतात। ओहळ यानी पाण्याचे पाट, ओहळ बोले तो पानी का पाट यानी जहाँ से पानी बहता है उसको बोला गया है ओहळ। तो चलिए घूमेंगे फिरेंगे, पानी का झरना ढूंढेंगे और पानी का पाट कहाँ से जा रहा है उसको अपन तलाश करेंगे। झाडावरचे काढू मोहळ, शायर ने कहा उसके बाद कि झाडावरचे काढू मोहळ यानी जिस जगह पर झाड़ों पर मोहड़, मोहड़ यानी जो आप देख रहे तस्वीर के अंदर के यहाँ पर ये मोहड़ लगे हुआ है जिसको अपन शहद की मक्खी का छत्ता बोलते हैं, उसको मराठी में मोहड़ बोला जाता है। तो झाड़ के ऊपर चढ़कर अपन उस शहद की मक्खी का छत्ता निकालेंगे। चिड़त्या डसत्या मधमाशांशी जरा सामना करूँ, और फिर जब अपन मोहड़ निकालने जाएंगे तो क्या होगा कि उस शहद की मक्खियाँ चिढ़ जाएंगे। चिड़त्या यानी चिढ़ जाएंगे, डसत्या, डसत्या यानी काटना, और फिर वो अपने को काटेंगे। तो मधमाछी यानी शहद की मक्खी, जरा सामना करो, जिस वक्त अपन शहद निकालने जाएंगे तो शहद की मक्खियाँ चिढ़ जाएंगे, काटेंगे। तो चलो उन मक्खियों का अपन सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। चौथा कडवं, भल्या सकाळी उन्हात न्हावू, ऐन दुपारी पर्यात पोहू, सायंकाळी मोजू चांदण्या गणती त्यांची करू। तर कवी शेवटच्या कडव्यामध्ये म्हणतात की भल्या सकाळी उन्हात न्हावू, आणि भल्या सकाळी म्हणजे एकदम पहाटे सकाळी लवकर उठून उन्हात न्हावू। आता उन्हात न्हाणे म्हणजे आंघोळ करणे नाही, म्हणजे जे सकाळचं ऊन आहे, सकाळी निघालेलं ऊन, त्या उन्हामध्ये जाऊन आपण उभे राहू, म्हणजे जे कोवळे ऊन आहे सकाळचे त्या आपल्याला फायद्याचे आहे। म्हणून कवी म्हणतो की आपण त्या उन्हात सकाळी जाऊन उन्हात न्हावू, म्हणजे त्या उन्हामध्ये आपण उभे राहू। ऐन दुपारी पर्यात पोहू, आणि ज्यावेळी दुपारची वेळ झाली त्यावेळेस आपण पर्यात पोहू। पर्यात, पर्यात म्हणजे ओढ़ा, म्हणजे पानी का जो झरना होता है उसको पर्यात बोला गया। तो उस पानी के ओढ़े में, तालाब में बोलो या झरने में जाकर पोहू, पोहू यानी तैरना, यानी दोपहर में अपन उसमें जाकर तैरेंगे। सायंकाळी मोजू चांदण्या गणती त्यांची करू। सायंकाळी म्हणजे यानी जब शाम हो जाएंगी और आसमान में तारे निकल आएंगे तो अपन उसको तारों को मोजेंगे और उसकी गणती त्यांची करू। गणती यानी गिनती उन तारों की अपन करेंगे, ऐसा शायर ने आखिरी अशआर में कहा है। तो ये छोटी सी नज़म बिन बिनती की शाला, यह मैंने आपको समझाया हूँ। अब इसके बाद आपको ये नज़म पढ़ना है, समझना है, और आपको अगर इसमें से कुछ सवाल पूछने आप पूछ सकते हैं। इसके बाद के जो सवाल जवाब है इस नज़म के ऊपर के मैं वो लिख कर दूँगा, और उसी के साथ साथ नज़मों के अंदर जो 100 मत का सवाल नंबर 3 दिया गया है वो 100 मत का सवाल नहीं है। आपको नज़म के ऊपर एक अशार दिया जाएगा, जैसा एक ये अशार दिया गया तो इस अशार का मतलब आपको मराठी में लिखना है। तो उसका भी सवाल का जवाब मैं आपको दूसरे पीरियड में लिखाने वाला हूँ।